हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। बच्चों, आज फिर से एक नई टॉपिक के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आज की टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है बच्चों क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आती नहीं है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप बहुत सारे स्टूडेंट में से तो है नहीं, आपको हर एक पॉइंट हम समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा फेवरेट है बच्चों। क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, है ना। आपके पास तो बहुत सारा है, लगाने को तो आप बहुत दूर दूर तक लगा देते हैं अपना दिमाग, लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा जरूर लगाइएगा। यानी जो अगले 20-25 मिनट की क्लास चलने वाली है, बड़े फोकस के साथ अभी चैट बंद कर दीजिए और आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, चैट से एक बात आई बच्चों, याद आ गई कि जो आप लोग जो चैट करते हैं, हम कभी कभी आपके बातों को देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत बुरा लगता है। आप लोग ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, ऐसे लगता नहीं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, है ना। प्लीज ऐसा काम मत किया करिए, है ना, जिससे आप एकदम दूसरे को हर्ट करें और हम देखें तो हमें भी बुरा लगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा करिए। पढ़ने आते हैं, यहाँ पर कोई डांस प्रोग्राम नहीं चल रहा है जिसमें आप कमेंट करते हैं, ठीक है। बात करने के लिए नहीं है वो, ना तो आपको किसी ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने के लिए है। अगर आपको बातें करनी है तो आप बिल्कुल मत आइए यहां पर पढ़ने, कोई जरूरत नहीं है ना। आप ये चैट बॉक्स इसलिए स्टार्ट होता है कि आप जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है तब तक अगर आप आ गए हैं तो अपने बीच में कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए किसी से, ये तो काम कर सकते हैं। लेकिन आप क्या है, खाना पीना नहाना धोना सब उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। प्लीज ऐसा मत किया करिए, अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट करें हम आज की टॉपिक, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दे दें। डिस्क्लेमर ये है बच्चों कि अपनी एनसीईआरटी बुक, यानी जो हमारी सबसे प्यारी सी बुक है, उसको ओपन कर लीजिए और पेज नंबर ढूंढ लीजिए, हेडिंग ढूंढ लीजिए, नोट्स कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, क्योंकि नोट करना भी इंपॉर्टेंट है और साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन का बहुत ज्यादा गलत जवाब दिया जाता है और ऐसा लगता है कि आप लोग किताब से दूर दूर से नाता रिश्ता तोड़ के रख रखी है। यार क्या हो रहा है ना। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोग हैं कि बस एनसीईआरटी मतलब किताब तो पढ़ ही नहीं रहे। हमने कौन सी बुक, कौन से रामायण महाभारत पढ़ने के लिए बोल दिया है, एनसीईआरटी तो पढ़ने के लिए बोला है। और जितना पढ़ा रहे हैं उतनी ही टॉपिक को आप रिवाइज करते रहिए। लेकिन नहीं, आप लोगों का तो ध्यान बात करने में है। एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो कुछ होना नहीं है। जो आप बड़े बड़े सपने देख के ना सो के देख रहे होते हैं, सो सपने ही रह जाएंगे, ठीक है। तो हाँ चलिए, बहुत डांट लिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में जो हेडिंग है आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड। बहुत सारा कुछ लिख पड़े हैं पहले से हम, क्योंकि लिखना जरूरी था, आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच करता होगा। और हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहां पर राइट किए हैं, तो फोकस करिएगा सारी चीजों को। सबसे पहले समझते हैं पहले आनुवंशिक कोड क्या है, मतलब जेनेटिक कोड क्या है। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए का जो संरचना था उसको प्रस्तुत करने में कितना ज्यादा मतलब समय लग गया, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसमें, तो बाद में अंत में जाके उसके बाद वो विल्किंस और वाटसन क्रिक ने डीएनए का संरचना प्रस्तुत किया। इसके साथ ही जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक जो हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है, सॉरी आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन है, प्रोटीन है कि आरएनए है कि डीएनए है। इस पर हमने बहुत सारे झगड़े देखे हैं ना, जिसमें हमने ग्रिफिथ का प्रयोग देखा, उनके स्टूडेंट का प्रयोग देखा, उसके बाद हर्शे और चेस्ट ने इसको प्रूफ किया जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है। तो इतने सारे प्रयोग, मतलब इतना सब कुछ हम डीएनए के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो वो जो डीएनए की संरचना की खोज और आनुवंशिक पदार्थ की खोज जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, उससे ही कहीं ज्यादा ये जटिल है आनुवंशिक पदार्थ, मतलब जो आनुवंशिक कोड, ठीक है, आनुवंशिक कूट की खोज करना, यानी जेनेटिक कोड को ढूंढना उतना ही ज्यादा जटिल कह सकते हैं या कह सकते हैं यहां पर कठिन था, ठीक है। क्योंकि डीएनए की संरचना मिल गई हमको, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ये भी हमें पता चल गया, लेकिन जो जेनेटिक कोड है वो कुछ डिफरेंस है यहां से, यानी जेनेटिक कोड को ढूंढा जाना बड़ा कठिन काम था, है ना। जैसे ही हमें पता चल गया कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है, और ये भी हमें पता चल गया क्योंकि पिछली क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये पता चल गया कि नहीं, हाँ डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और वो एमआरएनए यानी जो डीएनए पर उपस्थित सूचना होती है वह सूचना एमआरएनए पर कोड की जाती है, क्योंकि डीएनए बाहर आ नहीं सकता, इसलिए अपनी सूचनाओं को एमआरएनए को दे देता है कि भाई ले जा, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, जाकर बाहर प्रोटीन बना दे। अब ये बात मेरी सुनिएगा ध्यान से कि डीएनए से प्रोटीन बना है ना, डीएनए से एमआरएनए बना है, सॉरी डीएनए से एमआरएनए बना है ना, प्रोटीन नहीं। डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन कभी नहीं बन सकता, गलती हो गई, फिर से ध्यान सुनिएगा। डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से पर ही प्रोटीन बनता है ना। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए
जो एक तो अमीनो एसिड की जरूरत होगी, क्योंकि हमें पता है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। सही बात है ना। mRNA पर लिखी हुई सूचना को पढ़ने के लिए कौन आएगा? tRNA आएगा। और tRNA किसको लाकर जोड़ेगा? अमीनो एसिड को। और वो अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड जोड़कर एक प्रोटीन बनाएंगे। तो जो डीएनए पर लिखी हुई सूचना है उस कोड को mRNA पर कॉपी किया गया। ध्यान से सुनिएगा, यानी जो हम बता रहे हैं आनुवंशिक कूट शब्द आया कैसे, जेनेटिक कोड शब्द आया कैसे, है ना, इसके बारे में बता रहे हैं। तो डीएनए पर लिखी हुई सूचना mRNA पर भेजी गई और mRNA से प्रोटीन बनेगा। तो यही चीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। mRNA पर लिखी हुई आनुवंशिक सूचना को प्रोटीन के रूप में परिभाषित करने के लिए जो कोडॉन की जरूरत होती है, उसी कोडॉन को क्या कहा गया? आनुवंशिक कूट कहा गया। फिर से मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने क्या बोला कि mRNA पर उपस्थित जो भी इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से आई है ना, mRNA से जो सूचना है डीएनए से आई है, तो mRNA पर उपस्थित जो भी इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन प्रोटीन पर, यानी प्रोटीन के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को कोड करना, यानी अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा। तो उस अमीनो एसिड के लिए भी कोड की जरूरत होती है और उसी कोड को बच्चों कहते हैं आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड। ठीक है, यानी mRNA से प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड आते हैं उसके लिए भी कोडॉन होते हैं और उस कोडॉन को यानी उस कूट को क्या बोला जाता है? आनुवंशिक कूट, जो कि डीएनए की सूचना को परिभाषित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और हम ये भी समझ लिए कि ये काम यानी आनुवंशिक कूट को खोजना बड़ा कठिन काम था। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लगे। कौन कौन से? रसायन वैज्ञानिक के जो वैज्ञानिक थे वहां वो आए, जीव विज्ञान में आनुवंशिक वैज्ञानिक थे वो आए, जीव वैज्ञानिक थे वो भी आए, भौतिक वैज्ञानिक थे वो भी आए, यानी कि जितनी भी ब्रांच है साइंस की सारे साइंटिस्ट मिलकर जेनेटिक कोड को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि आखिर में जेनेटिक कोड है कौन, है ना। कठिन था ये काम, क्योंकि ऐसा नहीं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसकी पूरकता का नियम, यानी कि ए है तो भाई एक काम करो, ए के mRNA बना रहे हो तो उसके नीचे यू को जोड़ दो, जी है तो सी को जोड़ दो। तो वहां पर तो पूरकता का नियम लागू हो रहा था। यहां पर तो पता ही नहीं है अमीनो एसिड कौन कौन क्या क्या कोड कर रहा है ना। ये तो टफ काम था। तो इसके लिए जो है बहुत सारे साइंटिस्ट में जुट गए कि नहीं, हाँ एक चीज ढूंढना है, क्या? जेनेटिक कोड। वो जेनेटिक कोड कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जेनेटिक कोड है ना। तो अलग अलग ब्रांच के जो साइंस की ब्रांच है सारे साइंटिस्ट मिलकर, चाहे वो रासायनिक वैज्ञानिक हो, चाहे वो जीव वैज्ञानिक हो, चाहे आनुवंशिक वैज्ञानिक हो, चाहे वो भौतिक वैज्ञानिक हो, सभी के सभी मिलकर जेनेटिक कोड को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, मतलब समझना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये काम स्टार्ट हुआ तो बहुत ही कठिन काम था, तो ये जटिल था पूरा, तो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल का। जो तब एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज गैमो, एक फिजिक्स के वैज्ञानिक है, भौतिक वैज्ञानिक है। नाम क्या है बच्चों? यहां खाली जगह हम यहां पर राइट कर रहे हैं, हम दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन हम जो लिखेंगे वो दिखेगा, हम नहीं दिखेंगे, जो लिखेंगे वो दिखेगा। साइंटिस्ट का नाम है बच्चों जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ये एक भौतिक वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने बताया कि आनुवंशिक कूट किसे कहेंगे, या आनुवंशिक कूट क्या होता है। किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने बताया। एक भौतिक वैज्ञानिक है, इसको याद रखिएगा। किसने बताया था? जॉर्ज गैमो ने। सबसे पहले बताया कि इन्होंने बताया कि ये जो डीएनए पर जो नाइट्रोजन क्षार है वो कितने प्रकार के? 4 है ना, सबको पता है 4 है। कौन कौन से? आपको पता है एडेनिन होता है, अगर mRNA की बात करेंगे तो एडेनिन होता है, और उसके बाद ग्वानिन होता है, और साइटोसिन होता है, और थाइमिन तो होता नहीं तो यूरेसिल होता है, यही ना होता है, ठीक है। एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यही 4 क्षार होते हैं किस पे? आरएनए पर, है ना। डीएनए पर यू की जगह पे टी हो जाता है, ये बातें सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये 4 क्षार हमको मिलते हैं, यानी नाइट्रोजन क्षार 4 हैं, तो जेनेटिक का जो कोड होगा वो अमीनो एसिड का कोड करेगा। तो किस प्रकार से करेगा? पहले उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, डबलेट मान लेते हैं। डबलेट मतलब ये 4 है, इन्होंने कहा कि पहले एक काम करिए कि हम मान लेते हैं कि आनुवंशिक जो कोड है वो 2 की संख्या में होते हैं, यानी कितनी संख्या में? 2 की संख्या में। तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? यानी 2। उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने सोचा, सारे लोग सोचे कि भाई आनुवंशिक जो नाइट्रोजन क्षार है वो 4 है, तो जेनेटिक कोड हो सकता है 2 हो। तो जेनेटिक कोड 2 हो, इसके लिए उन्होंने ये मेथड लगाया और उसका गुणा किया, तो क्या पता चला? 4 × 4 मतलब क्या? 16 अमीनो एसिड मिल रहे थे, है ना। यानी कि 16 कोड मिल रहे थे, केवल 16 कोड, 16 कोड। जबकि अमीनो एसिड कितने बच्चों? बताइए 20। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहां पर समझिए, यही तो समझना है इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार समझाते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं। ये सबको पता है ना कि जो कोड होते हैं वो 4 होते हैं। mRNA की बात करेंगे तो यूरेसिल हो जाता है, क्या है यहां पर? AGCU, या आगे पीछे लिख सकते हैं AUGC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो
ये 4 कोड मतलब 4 नाइट्रोजन क्षार है। अब आनुवंशिक कूट को खोजना था कि भाई जो एक अमीनो एसिड होता है, जैसे मान लेते हैं, बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जो जॉर्ज गैमो थे वो सोच रहे थे कि जो एक अमीनो एसिड है वो कितने कोड को मतलब कितने कोड से कूटित होता है, मतलब वो कितने कोड उसके पास होते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या 2 होते हैं, हो सकता है उनके पास 2 का मतलब हो सकता है ए हो, यू हो, या ए हो, जी हो, ऐसा हो सकता है। क्या 2 कोड होते हैं? तो उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन क्षार हमारे पास 4 हैं, और अगर हम मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो 2 है, उन्होंने माना केवल डबलेट है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2 है, तो उन्होंने 2 बार 4 का गुणा कर दिया। तो कितने अमीनो एसिड का कोड मिला हमें? 16 अमीनो एसिड का कोड, जो कि पॉसिबल नहीं था। अरे भाई अमीनो एसिड तो 20 प्रकार के होते हैं ना, कोड तो हमको 16 ही मिल रहे हैं। अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, कोड तो कितने मिल रहे हैं? 16 ही ना मिल रहे हैं। तो ये तो बात यहां पर एकदम 100% श्योर हो गई, सिंगलेट नहीं होते, क्योंकि सिंगलेट में ए, जी, सी 4 तो अमीनो एसिड होते नहीं है, होते तो 20 प्रकार के हैं, तो पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कहा कि डबलेट मान लेते हैं, यानी 2 मान लेते हैं। जब उन्होंने 2 माना तो 16 कोड मिले, ये कोड मिल रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड मिल रहे हैं, 16 जेनेटिक कोड मिले, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अमीनो एसिड 20 प्रकार का होता है, तो 16 कोड कैसे 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कहा कि अब हम मान लेते हैं कि आनुवंशिक मतलब जेनेटिक कोड जो है वो 3 होते हैं। तो उन्होंने जब यहां पर 3 माना, ठीक है, 3 माना, तो इसका मल्टीप्लाई भी 3 टाइम होगा, है ना बच्चों? तो 3 टाइम होगा, तो आप इसका गुणा करिए, 4 चौके 16 चौका 64, कितना आ जाएगा? 64। यानी इस बार क्या हुआ बच्चों? इस बार ये हो गया कि 64 कोड मिल गए, 64 कोड। अमीनो एसिड कितना है? 20 प्रकार का। अब 4 तो मान ही नहीं सकते, ऑलरेडी 3 ही मान लिए, यानी कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मान लेते हैं 3 कोडान है, ठीक है। कितने कोडान है? 3 कोडान है। तो ऑलरेडी कितने कोड मिल गए, मतलब कितने कोडान मिल रहे थे यहां पर? 64 मिल रहे थे, है ना। उन्होंने कहा कि आनुवंशिक मतलब अब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए अगर 3 कोडान होंगे तो उनको कितने कोड मिले? वहां पर 64 कोड मिल गए, जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो 4 होता है ना। उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि एक अमीनो एसिड 3 नाइट्रोजन क्षार से कोडित होता है, तो उन्होंने 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया? 3 बार किया, क्योंकि 3 उन्होंने माना, तो कितने कोड मिल गए वहां पर? 64 मिल गए। अब समस्या बढ़ गई, अमीनो एसिड तो 20 और कोड मिल गए हमें 64। इसका मतलब उनके दिमाग में एक बात आई कि 2 हो नहीं सकते, 1 हो नहीं सकता, 3 ही होना चाहिए, क्योंकि 4 करेंगे तो ऑलरेडी 64 का पता नहीं कितना हो जाएगा, है ना। 64 का भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना आएगा उतना कोड, ये तो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि 64 मिला है, इसका मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो 1 से अधिक कोड से कोडित होते हैं। बच्चों आज की क्लास और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में 64 कोड समझ में आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जॉर्ज गैमो जो थे उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं। जब नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं तो हो सकता है जो कोडान हो वो 2 हो। 2 में किया तो उन्होंने केवल उनको 64 कोडान मिले, मतलब 64 कोड मिला, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अमीनो एसिड 20 प्रकार का होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 मानते हैं कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 क्षार होंगे। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दिया है, मान लेते हैं ए, जी, सी के द्वारा एक अमीनो एसिड कोई कोड होता होगा कोई, ठीक है। तो जब इसको माना गया 3, तो कोडान कितने मिलने लगे? 64। क्यों 64 मिल गए? क्योंकि जो नाइट्रोजन क्षार होता है संख्या में कितना होता है? 4, और हमने माना है कि 3 क्षार मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो 3 बार 4 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो पता चला 64 कोड मिल गए। अब 64 कोड में यह अनुमान लगाया गया साइंटिस्टों द्वारा कि हो सकता है कि एक अमीनो एसिड या 2 या 2 से अधिक जो कोड हैं वो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड को कोड कर रहे हों। इसका आंसर आपको कल की क्लास में मिलेगा, यानी 64 कोड वाली बात तो फिक्स हो गई। यानी जॉर्ज गैमो ने यह बता दिया कि आनुवंशिक कोडान जो होते हैं वो त्रिक होते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 कोडान होते हैं, ठीक है, 3 कोडान होते हैं। जैसे ए, जी, सी, ये एक कोडान है जिसमें 3 नाइट्रोजन क्षार दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो प्रकूट होते हैं, कोडान मतलब हिंदी उसकी प्रकूट, जो प्रकूट होते हैं वो त्रिक होते हैं, है ना। एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 नाइट्रोजन क्षार रहते हैं। वही कर रहे हैं कि जो प्रकूट होते हैं वो त्रिक होते हैं, मतलब 3 नाइट्रोजन क्षार। यहां पर देखिए एग्जाम्पल भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये बात जब उन्होंने बता दी कि 64 कोड हैं, ठीक है, आनुवंशिक कोड में कितने कोड मिले हमें? 64 कोड, जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये तो बात जॉर्ज गैमो ने बता दिया।
अब बात फंस गई कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक क्लास और वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट लिखा है, ये जो हमने लिख पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जॉर्ज गैमो के बाद भाई कहानी तो बढ़ गई ना, कोड को ढूंढना तो चाहिए, जरूरी हो गया। तो जॉर्ज गैमो के बाद 2-3 साइंटिस्ट और आए, नाम हम लिखेंगे बच्चों तीनों साइंटिस्ट के। एक साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। इन्होंने एक कृत्रिम एमआरएनए का निर्माण किया था, है ना, संश्लेषण किया था इन्होंने, कृत्रिम तरीके से एमआरएनए का निर्माण किया था। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मार्शल नीटेनबर्ग, नीटेनबर्ग। इन्होंने प्रोटीन कैसे संश्लेषित होता है, ठीक है, यानी एमआरएनए पर जो सूचना लिखी हुई है उस सूचना पर, एमआरएनए पर किस प्रकार से प्रोटीन बनेगा, इन्होंने कृत्रिम तरीके से इस विधि को बताया था। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, सेवेरो ओकावा, ठीक है। आपकी बुक में सेवेटो लिखा है, ये नाम गलत लिखा होगा। इन्हीं के नाम पर एक एंजाइम, यानी कि एक ऐसा एंजाइम पता चला जो कि आनुवंशिक कोड को कोड करता है, किस तरीके से, कृत्रिम तरीके से। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्रिक था। क्रिक तो बड़ा फेमस नाम है ना, आप लोग तो भूल ही नहीं सकते, क्रिक। इन तीनों साइंटिस्टों ने यह बताया कि जो एमआरएनए होता है, कृत्रिम तरीके से एमआरएनए पर किस प्रकार से अमीनो एसिड कोड करता है। तो इन्होंने एक एंजाइम की खोज की, मेनली ये सेवेरो ओकावा ने उस एंजाइम का नाम बताया था, मतलब उसकी खोज किया था। तो उस एंजाइम का नाम पड़ गया बच्चों सेवेरो ओकावा एंजाइम। उस एंजाइम का नाम पड़ गया क्या, सेवेरो एक ओकावा एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, जो कि क्या था, दूसरा नाम क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद फास्फोराइलेज, 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 ठीक है बच्चों। अब यहां पर फोकस करिएगा, ये 3-4 साइंटिस्ट का नाम हमने लिखा है। जॉर्ज गैमो ने क्या बता दिया कि आनुवंशिक जो जेनेटिक कोड होते हैं वो त्रिक होते हैं। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, कौन कौन, हरगोविंद खुराना, इन्होंने कृत्रिम तरीके से एमआरएनए का निर्माण किया जिस पर एक ही कोड था, ठीक है, एक ही कोड था। किसने, हरगोविंद खुराना ने एमआरएनए का निर्माण किया जिस पर एक ही कोड था, केवल यू करके एक ही कोड था। उसके बाद जो एमआरएनए बना है भाई, उस पर प्रोटीन बनाना है ना, तभी तो जेनेटिक कोड का पता चलेगा। तो ये 3 साइंटिस्ट आए उसके लिए, मार्शल नीटेनबर्ग, सेवेरो ओकावा और क्रिक। ये तीनों साइंटिस्टों ने जो एमआरएनए बना था उस पर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, यानी अमीनो एसिड आकर कैसे जुड़ता है, इसके लिए इन तीनों साइंटिस्टों ने एक एंजाइम की मतलब खोज किया, जिसमें मेनली खोज का श्रेय किसको जाता है, सेवेरो ओकावा। इन्हीं के नाम पर उस एंजाइम का नाम पड़ गया सेवेरो ओकावा एंजाइम, जो क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज था। यह ऐसा एंजाइम था बच्चों जो कृत्रिम तरीके से बना हुए एमआरएनए पर प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हरगोविंद खुराना, मार्शल नीटेनबर्ग और सेवेरो ओकावा और क्रिक, ये 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर जेनेटिक कोड को ढूंढ ही लिया, ठीक है। यानी बताया कि नहीं, हां जो आनुवंशिक कोड होते हैं वो त्रिक होते हैं, ठीक है। यानी कि झगड़ा यहां पर समाप्त हुआ, झगड़ा हुआ ही नहीं था, लेकिन इन तीनों साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, हां जो जॉर्ज गैमो ने बताया था कि आनुवंशिक कोड त्रिक होते हैं, इन्होंने वो प्रूफ किया कृत्रिम तरीके से संश्लेषण करा के, जिसमें हरगोविंद खुराना ने एक ऐसा एमआरएनए बनाया जो कि मतलब एक ऐसा एमआरएनए जो बाहर कृत्रिम तरीके से बनाया, और उस पर इन तीनों साइंटिस्ट द्वारा एक एंजाइम को ढूंढा गया जो अमीनो एसिड को कोड किया वहां पर, यानी प्रोटीन बनाने का काम किया। तो ये बात हो गई यहां पर समाप्त, लेकिन यहां से स्टार्ट होती है फिर से। तो आनुवंशिक, यानी कि जैसे ही ये मतलब इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि नहीं, हां आनुवंशिक प्रकूट जो होता है वो त्रिक होते हैं, तो एक चार्ट मिलेगा आपको एनसीईआरटी में जो कल की क्लास में हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आनुवंशिक कूट की जो विशेषता है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है और यही आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं जॉर्ज गैमो, ये तीनों साइंटिस्टों के नाम या कि कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हेडिंग आप पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग आपके यहां पर बुक में भी होगी आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड, जिसमें बहुत लंबा कुछ लिखा है, हमने उसको समझा दिया बोल के, साइंटिस्टों के नाम आपको बता दिए हैं। उसके बाद लिखा होगा आनुवंशिक कोड की विशेषता क्या है, जिसमें 5-6 पॉइंट आपकी बुक में लिखा होगा, जिसमें से एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा यहां पर बढ़ाया है। तो ध्यान से देखेंगे, हर एक लाइन को एनसीईआरटी का देखिए आप लोग, थोड़ा हम अपने तरीके से यहां पर लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रकूट त्रिक होते हैं। हमने
किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने बताया। यानी कोडॉन त्रिक होते हैं जिसमें से 61 प्रकूट, यहां पर लिखा है 61 प्रकूट अमीनो एसिड का कूट करते हैं। इंपॉर्टेंट बच्चों, यानी 64 तो होते हैं, उस 64 में से 61 ऐसे हैं जो अमीनो एसिड के को कोड करते हैं। कितने? 61। किसको बनाते हैं? अमीनो एसिड को बनाते हैं, है ना। यानी प्रकूट त्रिक होते हैं जिसमें से 61 ऐसे कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड के लिए उनके पास सूचना होती है। 61 कोडॉन के पास अमीनो एसिड की सूचना होती है। ये बात हम कल की क्लास में फिर से कह रहे हैं, चार्ट बना के समझाएंगे आपको, ठीक है। जिसमें से 3 ऐसे होते हैं, क्योंकि 64 है ना भाई, जॉर्ज गैमो के अनुसार कितने मिले थे? 64 मिले थे। उसमें से 61 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, बच गए 3। और वो जो 3 बच गए बच्चों, वो 3 जो है वो किसी भी अमीनो एसिड का कोड नहीं करते। मतलब 3 ऐसे होते हैं जिस पर कोई भी सूचना अमीनो एसिड की नहीं होती है। 64 तो मिले, 3 ऐसे मिले जिस पर अमीनो एसिड की सूचना नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर इसका काम क्या है? तो इसको बाहर करना चाहिए। बिल्कुल बाहर करना चाहिए, लेकिन इसका काम भी है, ठीक है। 3 ऐसे मिले जो कि कोई भी अमीनो एसिड का कोड नहीं करते थे, और उस कोडॉन को बोला गया स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 3 ऐसे थे जिसके पास अमीनो एसिड की कोई सूचना नहीं थी, और उस कोडॉन को क्या बोला गया? स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। और बाकी 61 थे जो अमीनो एसिड का कोड करते थे, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? एक कोडान केवल एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है, इसी कारण कोडान को असंदिग्ध व विशिष्ट कहते हैं। मतलब बच्चों, जैसे आपके बुक में ही आप देखेंगे सबसे ऊपर यू लिखा होगा, है ना, जो PHE लिखा होगा वहां पर, यानी वो फेनिल एलेनिन एक अमीनो एसिड है। आप यू को कभी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करते हुए नहीं पाएंगे। ऐसा इसका एक अपवाद भी है ना, एक्सेप्शन है। बाकी जैसे और भी जैसे कोडान है, जैसे AUG है जो मेथियोनिन को कोड करता है। ये ऐसा कोडान है जो कभी मेथियोनिन के अलावा किसी और कोड को कूट नहीं करेगा, है ना, किसी और मतलब अमीनो एसिड का कोड नहीं करेगा। मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है जिसका कोडान का क्या है? AUG है, और AUG जो कोड है वो मेथियोनिन को कोड करता है। और ऐसा नहीं कि मेथियोनिन के अलावा वहां पर फेनिल एलेनिन दूसरे जीवों में बनने लगेगा, ये इंपॉसिबल है। वही बात ये कर रहा है ये दूसरा पॉइंट की एक कोडान मतलब एक प्रकूट केवल एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है। ऐसा नहीं कि वो कई सारों का करने लगेगा। जैसे यू है तो वो फेनिल एलेनिन के अलावा मेथियोनिन का भी करने लगेगा, प्रोलिन का भी करने लगेगा, वेलिन का भी करने लगेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक कोडान यानी एक प्रकूट केवल एक अमीनो एसिड को कूट करता है, इसलिए हर एक कोडान मतलब जो प्रत्येक कोडान होता है वो क्या होता है? असंदिग्ध या विशिष्ट होता है बच्चों। तीसरा पॉइंट है, कुछ अमीनो एसिड के कूट लेखन के लिए एक से अधिक क्या होते हैं? कोडॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी मिले हैं जिसके लिए एक से अधिक कोडॉन है। ये थोड़ा सा आप इस दोनों पॉइंट को अलग करके समझने की कोशिश करिएगा, है ना। एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, दूसरे को नहीं कर सकता। और दूसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कर रहा है कि कभी कभी कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो लिखा है जो एक से अधिक कोडॉन से भी कोड हो सकते हैं या होते हैं। ऐसे कोडॉन को अपहासित कूट यानी अपहासित कोड कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला? कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो एक से अधिक क्या होता है? एक से अधिक कोड से भी कोड होने लगते हैं, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड के कूट लेखन के लिए एक से अधिक कोडॉन होते हैं। ऐसे कोडॉन को अपहासित कूट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे अभी को आपको क्या मिला? अमीनो एसिड कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के हैं। कोडॉन कितने मिले हमको? 64 में 61 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसका मतलब जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं उनमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिनके लिए कोडॉन कई सारे होंगे, 2 या होंगे या 2 से अधिक होंगे। और ऐसा है भी, चार्ट में अभी देखना चाहते तो देख सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं ना। हमने क्या बोला कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए कोड 2 से अधिक भी हैं, ठीक। ये तीसरा पॉइंट कर रहा है। चौथा पॉइंट देखिएगा, कोडॉन यह मारने पर लगातार पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे AUG है, GUC है, तो ऐसा नहीं कि 3 त्रिक है तो त्रिक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कॉमा लगा होगा। ऐसा नहीं, कॉमा विहीन होते हैं, ठीक है। कॉमा नहीं पाया जाता है। यानी जो ये मारने पर सूचना लिख कर आई वो लगातार, जैसे AUGC ऐसे करके लगातार लिखी हुई है। बस अमीनो एसिड जब कोड होने आएगा तो वो 3 को ही केवल पढ़ेगा, है ना, 3 को पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 के बाद कामा लगा होगा। तो यही चीज है कि कोडॉन जो होता है वो यमारने पर क्या होता है? लगातार पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कामा लगा होगा, जैसे AUG लिख दिया, AUG फिर उसके बाद कामा लगा होगा, यू कर लिखा होगा फिर कामा लगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये कामा वगैरह होते नहीं है। AUG है तो फिर उसके बाद यू है, उसके बाद GUC है, ऐसे करके लगातार कोड होते हैं, लगातार होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब उसके बीच में कामा लगा होगा, ठीक। अब उसके बाद अगला क्या है?
कोडॉन सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल होता है। जो कोडॉन होता है वो किसी भी, जैसे जो हमारे पास जैसे AUG है, मेथियोनिन को कोड कर रहा है, प्लांट में भी मेथियोनिन को कोड करेगा, जीवाणुओं में भी मेथियोनिन को कोड करेगा, है ना, अदर एनिमल्स में भी मेथियोनिन को ही कोड करेगा। इसलिए कह रहा है कि जो कोडॉन है वो सब में एक जैसा होता है, चाहे दुनिया का कोई भी जीव है, सब में एक जैसा होता है। इसलिए जो कोडॉन होते हैं वो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होते हैं, है ना। 5वां पॉइंट क्या है, जो कोडॉन होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। इस जैसे जीवाणु से मनुष्य तक UUU जो है फेनिल एलेनिन को कोड करता है। किसमें किसमें, जीवाणु हो चाहे अन्य प्लांट हो, यानी कोई भी पेड़ पौधे हो या कोई अन्य जीव हो, उन सभी में क्या होता है, UUU क्या करता है, फेनिल एलेनिन का कोड करता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, इस नियम का एक अपवाद भी है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ में जो UUU है वो दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है। ये अपवाद के रूप में है, याद रखिएगा इस पॉइंट को बच्चों, ठीक है। बाकी सब में फेनिल UUU फेनिल एलेनिन का ही कूट लेखन करता है। और केवल अपवाद के रूप में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है, और कुछ प्रोटोजोन्स हैं वो उनमें भी UUU जो होता है वो दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। ये अपवाद है, तो अपवाद तो हर जगह साइंस में है। बाकी सारे जो कोडॉन होते हैं वो एक ही अमीनो एसिड को, चाहे वो हम में कर रहे हो, चाहे पेड़ पौधों में कर रहे हो, चाहे दुनिया के किसी जीव में कर रहे हो, वो हमेशा सार्वभौमिक होते हैं। मतलब जो हमारे अंदर अमीनो एसिड बन रहा है उस कोडॉन से, उसी कोडॉन से दूसरे जीवों में वही अमीनो एसिड बनेगा। 6वां पॉइंट है, AUG का 2 कार्य है। मतलब जो AUG जो कोडॉन है उसका 2 कार्य है। एक तो मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करना, यानी कि AUG के कारण मेथियोनिन अमीनो एसिड कोड होता है, और दूसरा काम है प्रारंभक, यानी कि mRNA बनकर आया है, जैसे mRNA बनकर आया है तो पहला अमीनो एसिड उसके साथ कौन जुड़ेगा, मेथियोनिन जुड़ेगा। और ये AUG का 2 काम हो गया, एक तो मेथियोनिन को लाके जोड़ेगा और दूसरा काम हो गया स्टार्ट करने का, यानी प्रारंभ करने का। बच्चों स्टार्टर का काम किसका है, AUG का है, और दूसरा AUG का दूसरा काम है मेथियोनिन अमीनो एसिड को लाना। यानी कि हमारे शरीर के हर एक सेल में जो प्रोटीन बन रहा है उसका पहला अमीनो एसिड कौन है, मेथियोनिन है। इंपॉर्टेंट है ना, कोई बताएगा नहीं हम बता रहे हैं आपको। हमने क्या बोला कि हमारे शरीर के हर एक कोशिका में जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड कौन होगा, मेथियोनिन होगा, क्योंकि वही लिखा है कि प्रारंभक का विकार AUG ही करता है। 7वां पॉइंट आपके बुक में तो है नहीं बच्चों, लेकिन ये देखना बड़ा जरूरी है। वो 3 कोडॉन जो स्टॉप कोडॉन कहा गया था, क्योंकि 61 जो है प्रोटीन बनाने का काम, मतलब अमीनो एसिड को कोड करता है, प्रोटीन बनाता है। 3 ऐसे होते हैं जो स्टॉप कोडॉन कहे जाते हैं। वो तीनों कौन है, UAA, UAG, UGA। ये 3 ऐसे कोडॉन हैं जिसको क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। नॉनसेंस का मतलब मूर्ख वाला नॉनसेंस मत समझिएगा, मतलब इस कोड के पास कोई अमीनो एसिड नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता, इसलिए इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है, ठीक है। UAA, UAG और UGA को स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, जिसमें इसका दूसरा नाम है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एग्जाम, क्या है, UAA को आक्रे कहा जाता है, UAG को अंबर कहा जाता है, और UGA को ओपल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, UAA को आक्रे, UAG को अंबर, UGA को ओपल। ये 3 नाम हैं, इनके दूसरे नाम है, और इनको स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि कल के क्लास में हम कोडॉन जो 64 है वो क्या है, कैसे बनेंगे, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। आज की क्लास कल की क्लास लिंक करके देखेंगे, 2-3 बार देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चार्ट है जिसमें हमने बताया कि आनुवंशिक कूट की यानी आनुवंशिक कोडॉन की विशेषता क्या है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरा सारांश एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आनुवंशिक कूट क्या होता है। आनुवंशिक कूट मतलब जो कि DNA पर लिखी हुई सूचना mRNA पर आती है, mRNA से प्रोटीन बनाने के लिए जो कोडॉन होते हैं उसी को आनुवंशिक कूट कहा जाता है। ये आनुवंशिक कूट जो होते हैं, ये इसकी खोज करना बड़ा जटिल काम था, जिसमें जॉर्ज गैमो ने बताया कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं वो त्रिक संख्या में होते हैं। उन्होंने मल्टीप्लाई किया 4 से, उसके बाद पता चल गया त्रिक होते हैं, जिसमें उन्होंने 64 कोडॉन को पाया। भाई इसकी पुष्टि करनी थी, इसकी पुष्टि के लिए 3 साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना आए जो कृत्रिम तरीके से mRNA बनाए। उसके बाद मार्शल, निटेनबर्ग, सेवेरो ओकावा और क्रिक, ये 3-4 साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या काम किया कि जो कृत्रिम तरीके से mRNA बना था उस पर प्रोटीन बनाने का काम किया। और इसके लिए एक एंजाइम ढूंढा गया, क्या नाम है उसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम, आपकी बुक में पॉलीन्यूक्लियोराइड लिखा होगा, वो गलत है बच्चों, कई जगह पर गलत है। जैसे में सेवेरो नाम भी गलत है, सेबोवेटा लिखा होगा वहां पर, वो भी नाम गलत है, उसका नाम सेवेरो है, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा अपनी बुक में। सेवेरो ओकावा एंजाइम किसके नाम पड़ा,
पर पढ़ा, सेवेरो ओकावा के नाम पे पढ़ा, तो ये क्योंकि मेनली डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। तो ये तीनों साइंटिस्टों ने कृत्रिम तरीके से प्रोटीन बनाया कृत्रिम mRNA पर, और ये चारों साइंटिस्टों ने ये पुष्टि कर लिया कि नहीं हाँ अनुवंशिक कोडॉन जो होते हैं वो त्रिक होते हैं, मतलब कि उनमें कोडॉन 3 होते हैं। फिर हमने जेनेटिक कोड की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले पढ़ा हमने कि 64 कोड होते हैं जिसमें त्रिक होते हैं, इस 61 जो होते हैं वो अमीनो एसिड का कोड करते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि एक कोडॉन एक अमीनो एसिड का कोड करता है, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा कि कई बार क्या होता है कि एक अमीनो एसिड के कई कोडॉन होते हैं, क्योंकि 61 हमें कोड मिल रहे हैं, तो 61 कोड है, स्वाभाविक सी बात है 20 अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिसके एक से अधिक क्या होंगे, कोडॉन होंगे। इसका कल की क्लास में हम अच्छे समझाएंगे, जिसको देखना हो अभी जाकर एनसीईआरटी में नीचे देख सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा बच्चों कि हाँ, जो एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं ऐसे कोड को अपहासित कोड कहते हैं, और जो केवल एक ही प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, असंदिग्ध या विशिष्ट कहा जाता है। और 4th नंबर पे हमने क्या बताया बच्चों कि जो कोडॉन होते हैं वो mRNA पर लगातार पड़े जाते हैं, उसके बीच में कामा वगैरह नहीं होता, कामा विहीन होते हैं। कोडॉन जो होता है वो लगभग क्या होता है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होता है ना, चाहे हम में हो, चाहे प्लांट में हो, चाहे किसी अन्य जीव में हो, जो हम में जो मतलब जो कोड हमारे में जो अमीनो एसिड बनाएगा वही अमीनो एसिड जो है दूसरे प्लांट में भी मतलब दूसरे जीवों में भी वही अमीनो एसिड कोड होगा, ठीक है। जैसे में एक मतलब जीवाणु से मनुष्य तक एक एग्जांपल दिया, जो UUU है वो फेनिल एलेनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन इसका एक कुछ अपवाद भी मिला है इस नियम का, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोआ में कहीं पर जो है अलग जो है एंजाइम मतलब जो अलग जो कूट होते हैं उनसे अलग अमीनो एसिड को कोड किया जाता है, ये अपवाद है तो उसको याद रखिएगा आप लोग। AUG का 2 कार्य है, मेथोनिन और प्रारंभक, यानी कि एक मेथोनिन अमीनो एसिड को लाना और दूसरा की प्रोटीन निर्माण का स्टार्ट करना। और उसके बाद 7 पॉइंट पर जो 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन कहे जाते थे, UAA, UAG, UGA, जिसका नाम हमने बताया, UAA का नाम क्या है, अक्रे, UAG का है अंबर, UGA का है ओपल, ये स्टॉप कोडॉन है। तो ये रहा आज का सारांश, जिसमें हम आनुवंशिक कूट की विशेषता पढ़े हैं और उसके साथ ही इसकी खोज के बारे में पढ़े हैं। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल थी बच्चों, और बहुत ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछेंगे हमसे, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं ना, समाप्त करें, लेकिन उससे पहले बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपके बीच में, आप हमें यूरेसिल का दूसरा नाम बताएंगे, ठीक है, यूरेसिल का दूसरा नाम। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी बताइएगा हमें कमेंट में, ठीक है। चलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।